हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की आगामी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर के आया हूं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो आपकी आगामी यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम, वीडियो री एग्जाम, यूपी टेट, सीट सुपर टेट, सी टेट और बिहार शिक्षक भर्ती के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की दृष्टि से काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और अंत में कमेंट करके बताएं कि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को कैसा लगा। इन 30 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों के आंसर जानते थे, अपना स्कोर अवश्य कमेंट करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का प्रश्न संख्या 1। आज के वीडियो का प्रश्न संख्या 1 है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी लकड़ी और ऑप्शन डी लोहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले जब पहिए का आविष्कार हुआ था तो पहिए लकड़ी के बने थे। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। सर्वप्रथम पहिए लकड़ी के बने थे। इसके साथ साथ मनुष्य ने चाक पर भी बर्तन बनाने शुरू किए। बाद में उन बर्तनों पर रंगाई तथा चित्रकारी भी होने लगी। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं में डैश 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 के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी भगवान कृष्ण और ऑप्शन डी बुद्ध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है और इसमें लगभग 600 कहानियां संग्रहित हैं या 300 ईसा पूर्व की घटनाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्ताना किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए मामलुक वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी लोधी वंश, ऑप्शन डी मुगल वंश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्ताना जो थी वो मामलुक वंश से संबंधित थी और मामलुक वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है और दास वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, जिसने 1208 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात इल्तुतमिश शासक बना, जिसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्पष्ट है कि रजिया सुल्ताना प्रथम मुस्लिम भारतीय महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए महाराजा भगवत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा जगजीत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जसवंत सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। इंडो इस्लामिक शैली में चूने लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर राजस्थान में स्थित है तथा सिटी पैलेस का एक भाग है। तो हवा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मद्रास में बेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1864 ईस्वी, ऑप्शन बी 1847 ईस्वी, ऑप्शन डी 1860 ईस्वी, ऑप्शन डी 1852 ईस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1864 ईस्वी। मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, में बेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की थी। वहीं 1871 ईस्वी में श्री घरालू नायडू के नेतृत्व में इस संस्था ने दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज का अस्तित्व ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः डैश डैश के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में सूरत जिले में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन के फलस्वरूप सरकार ने किसानों पर 30% की वृद्धि को 6.3% करने का निर्णय लिया और बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? ऑप्शन ए युगांतर, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका और ऑप्शन डी बंगाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र निकाले गए थे, जिसमें केसरी पत्र मराठी भाषा में आता था तथा मराठा पत्र अंग्रेजी भाषा में आता था और इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने लोगों में राजनीतिक एकता का संचार तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित करने की प्रेरणा प्रदान की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे डैश डैश कहा गया। ऑप्शन ए भारत छोड़ो, ऑप्शन बी आजाद हिंद, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन और ऑप्शन डी सत्याग्रह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। बंगाल विभाजन की घोषणा 18 जुलाई 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी, जिसमें बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1957 और ऑप्शन सी 1837 और ऑप्शन डी 1857। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिपाही आंदोलन को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामरस्टन थे। इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कानपुर में, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली में किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में और लियाकत अली ने इलाहाबाद में इस जो है आंदोलन का संचालन किया था। वहीं डिजरायली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इसके अतिरिक्त इस विद्रोह को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट सत्याग्रह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को एक सच्चा नेता बनाया और रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार की शक्तियां दी गई थी। इस कानून को भारतीयों ने बिना वकील, बिना दलील का काला कानून कहा था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की अपील की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए सिंचित भूमि, ऑप्शन बी पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन सी परमाणु नाभिक, ऑप्शन डी ज्वार भाटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचित भूमि का जो है ऊर्जा स्रोत से कोई मतलब ही नहीं है और ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी झेलम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश में प्रवाहित होती थी और सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। यह भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था। इस क्षेत्र में प्रवाहित 7 नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, सिंधु, परशुनी यानी राबी तथा दृश्यद्वती थी। वर्तमान में यह नदी एक अंतःस्थलीय नदी है जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, डैश डैश एक बागवानी फसल है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चाय और ऑप्शन डी मूंगफली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय जो है एक बागवानी फसल है और भारत में बागवानी फसलों के अंतर्गत चाय, कहुआ, नारियल, रबड़, इलायची इत्यादि आते हैं। इन फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य वाणिज्य होता है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय ने बागवानी फसलों के अंतर्गत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबड़ को सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है पेपर में। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात की सीमा तेलंगाना राज्य से नहीं लगती है, जबकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा से इसकी सीमा लगती है। यह भारत का 29वां राज्य था।
जिसका निर्माण 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। जबकि आपको बता दें वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी पूर्वांचल, ऑप्शन सी शिवालिक और ऑप्शन डी डंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वांचल। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। डाफला, अबोर, मिसमी, पटकाई, बूम, नागा, मणिपुर, गारो, खासी, जैंतिया और मिर्जा पहाड़ियां पूर्वांचल की पहाड़ियों के ही भाग हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? ऑप्शन ए होगा जिज्ञासा, ऑप्शन बी CSR, ऑप्शन सी अनुसंधान और विकास, ऑप्शन डी उस्ताद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए तथा छात्रों को विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के करीब लाने के लिए जिज्ञासा नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों एवं अध्यापकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी सेबी और ऑप्शन डी RBI। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है। इसके लिए मौद्रिक नीति में रेपो दर की प्रत्येक दूसरे महीने समीक्षा की जाती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है और इसका प्रमुख कार्य नोटों का निर्गमन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी तकनीकी और ऑप्शन डी कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृषि से जुड़ा हुआ है। अब इसकी व्याख्या समझते हैं। किसी व्यक्ति समूह या संस्था द्वारा लिए गए ऋण को माफ कर देना ऋण माफी कहलाता है। भारत में किसानों को दिए गए ऋण को माफ करने की बात प्रत्येक चुनाव के दौरान की जाती है तथा बाद में ऋण माफी के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे पर दिन के लिए खुलता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 5 घंटे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 घंटे। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है, जिसका उद्देश्य लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना तथा वित्तीय समावेश को बेहतर बनाना होता है। यह आउटलेट मुख्यतः बैंकों के कार्यालय का समय निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, बुल और बियर शब्द डैश डैश में उपयोग किए जाते हैं यानी किस में उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए टोल टैक्स, ऑप्शन बी चुंगी कर, ऑप्शन सी ओवरड्राफ्ट और ऑप्शन डी शेयर बाजार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेयर बाजार। शेयर बाजार में बुल और बियर का तात्पर्य बैल तथा भालू है। यह शेयर बाजार में लाभ की आशा से खरीदा गया शेयर तेजड़िया बैल तथा बाजार में कीमत गिरने से भय से बेचा गया शेयर मंदड़िया को भालू कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20A और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के डैश डैश से डैश डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन ए 1 से 10, ऑप्शन बी 12 से 35, ऑप्शन सी 36 से 51, ऑप्शन डी 112 से 135। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक सम्मिलित किए गए हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, 1946 में संविधान सभा का गठन डैश 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 द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन ए संविधान सभा योजना, ऑप्शन बी लोकसभा योजना, ऑप्शन सी क्षेत्रीय मिशन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान निर्माण के तरीकों पर आम सहमति बनाना तथा संविधान निर्मात्री सभा के गठन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
सेवानिवृत्ति आयु है? ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 58 वर्ष और ऑप्शन डी 60 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय पूछा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु पूछा गया है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 309, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 372। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की दशा में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है और राष्ट्रपति शासन राज्यों में राज्यपाल की अनुशंसा तथा स्वसंज्ञान होने पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी चालकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विभवांतर कहते हैं। अगला प्रश्न है, डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी चुंबक को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य डायनेमो के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेहतरीन स्वर्ण साल डैश 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 रंग का होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी सुनहरी और ऑप्शन डी नीला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। स्वर्ण साल एक कोलाइडी बिलियन है जिसका कारण बेहतरीन स्वर्ण साल के घोल के रंग का लाल होता है, लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ता इसका रंग बदलकर नीला, फिर बैंगनी और अंत में सोना यानी पीला हो जाता है। यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, एंजाइम सहायक होते हैं? ऑप्शन ए श्वसन में, ऑप्शन बी भोजन पाचन में, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा प्रणाली में, ऑप्शन डी प्रजनन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भोजन पाचन में। एंजाइम प्रोटीन अणुओं से निर्मित जैव उत्प्रेरक होते हैं जो उपापचयी क्रियाओं को सामान्य ताप पर उत्प्रेरित कर भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रासायनिक क्रियाओं की गति को भी विशिष्ट रूप से नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित में तंत्रिका का एक भाग नहीं है? पूछा गया है, भाग नहीं है। ऑप्शन ए संग्रहण वाहिका, ऑप्शन बी डेंड्राइट, ऑप्शन सी कोशिका निकाय और ऑप्शन डी केंद्रक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेंड्राइट जो है वो तंत्रिका का भाग नहीं तथा संग्रहण वाहिका, कोशिका निकाय व केंद्रक तंत्रिका के महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देता है। तो साथियों ये थे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस किया गया है जो आप सभी की आगामी यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम, वीडियो एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, एलटीगेस शिक्षक भर्ती परीक्षा, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, बीएड एंट्रेंस एग्जाम और उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल है जहां पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं जो चैनल के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल साबित होगा। और ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।